गाइस वेलकम टू दिस सेशन एंड इस सेशन में हम एनडीए के 2018 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, देयर आर ऑल टुगेदर 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हैं इसमें। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के स्टूडेंट्स इसको देखिए। लेवल 2 के स्टूडेंट्स गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, डाउनलोड द पीडीएफ एंड सॉल्व इट। और इस क्वेश्चन पेपर में एक अच्छा स्कोर 35 माना जाएगा जब आप 10 क्वेश्चन छोड़ देते हो किस चीज़ के, कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है ना। तो 30 प्लस तो डेफिनेटली आपका स्कोर होना चाहिए और इसको बनाने के लिए एग्ज़ाम में मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे। लेवल 1 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 2-3 महीने से ही न्यूज़पेपर प्रैक्टिस शुरू किया है, आप ये देखिए कि कितना ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ ये देखने के लिए है कि एनडीए का क्वेश्चन है। आप देखो कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्वेश्चंस कहाँ से आए। लेवल 2 के बच्चे ये एक बात ज़रूर मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि डू यू फील कि अब आप जो न्यूज़पेपर देखते हो इसमें 80% वर्ड आपका देखा हुआ होता है, 80% वर्ड आप जानते हो, 20% वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं जानते हो। डू यू फील लाइक दिस? अगर आप ऐसा फील करते हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड पोस्ट अ कमेंट। सो ज़्यादा इस पर टाइम हम लोग नहीं लेते हैं। लेट अस गो अहेड एंड लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस पेपर। और आप देखो कि कितने आसानी से स्कोर हो सकता है, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ओके, आप न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ते हो बिल्कुल वही सारी चीज़ें आई हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख लेते हैं हम लोग कि क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आखिर ये कह क्या रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल रहा हूँ। चलो फिर देखते हैं डायरेक्शन में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर सम ब्लैंक स्पेसेज विद 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेलेक्ट विच एवर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या लिखा है, इज टू के बाद एक डैश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वीन बी शी इज। अब आपको ये दोनों ही सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं लगेंगे, ठीक है ना। इफ़ यू रीड, आपको मैं नीचे थोड़ा और भी दिखाता हूँ, आपको ये दोनों ही सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं लगेंगे। और नीचे अगर आप और भी सेंटेंसेस देखोगे तो आपको ये भी कंप्लीट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या किया गया है कि एक पूरे पैराग्राफ को या एक पूरे सेंटेंस को सबसे पहले तो जंबल करके लिखा गया है 5 पार्ट्स में, और उन जंबल वर्ड्स में गैप है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पता हो जाए कि ये सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है तो आपको डेफिनेटली इजी होगा। लेकिन हम लोग इतने चक्कर में नहीं रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे और जो भी वर्ड भर सकते हैं उसको देखेंगे कि कैसे भरना है। इज टू, और देखो यहाँ नीचे क्या बात हो रहा है, क्वीन बी का, ठीक है ना, क्वीन बी का बात हो रहा है, इतना तो आपको पता चल गया, मतलब मधुमक्खी की बात हो रही है। इज टू, अब यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ले, हैच और मेक और बियर, ठीक है ना। अब क्वीन बी और ले और हैच दोनों आपको पता है कि एग्स से एसोसिएटेड है, और क्वीन बी भी एग्स, ठीक है ना। एग्स तो कुछ तो ये मधुमक्खी अंडे देती होगी या कुछ करती होगी। तो 2 ऑप्शंस तो आपके ऐसे ही कट गए, मेक और बियर, बच गया ले और हैच। हैच का मतलब मैंने देखिए आपको बताया था कि हैच का मतलब होता है अंडे को सेना, अंडे को गर्मी देना, ठीक है ना। जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठकर उसको क्या करती है, हैच करती है, लेकिन जो अंडे देती है वो क्या करती है, ले करती है। तो क्वीन बी का क्या काम है, सिर्फ अंडे देना, ऑलराइट, ले। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, ले, इजी था। अब देखो नीचे क्या लिखा है, क्वीन बी शी इज डैश देन द रेस्ट ऑफ द बीज हर मेन टास्क। कहता है कि क्वीन बी रेस्ट ऑफ द बीज से क्या होती है, तो हेवीएस्ट होती है, हेवियर होती है, लार्जेस्ट होती है और लार्जर होती है। तो जब आपको दैन लग गया तो आपने ये तो कई बार देखा है कि जब दैन लग जाता है तो उसके साथ हम सिर्फ लार्जर जैसी ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या फिर बिगर। मेरे कहने का मतलब कि जो एडजेक्टिव का ये फॉर्म है ये वाला इस्तेमाल करते हैं। तो या तो हेवियर होना चाहिए और नहीं तो लार्जर होना चाहिए। अब क्वीन भी हेवियर होती है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन लार्जर ज़रूर होती है, बाकी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। तो डी ऑप्शन आपका होगा। काफ़ी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं गाइज, इसमें से आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5 आउट ऑफ 5 आपका आना चाहिए। यहाँ से हर स्टूडेंट को, हर अच्छे स्टूडेंट को आता है। अब देखो यहाँ पे फिर बीच से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं क्या है, टुगेदर इन व्हाट इज नोन एज अ बी द हेड ऑफ द बीज इज कॉल्ड द, ठीक है ना।
तो अभी देखते हैं, अलोन द हनी बी लिव्स एज अ एन। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम छोड़ते हैं, चलो आपको कंफ्यूजन हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 4, अलोन द हनी बी लिव्स एज अ ए और एन। तो हनी बी किस तरह रहते हैं? इंडिविजुअल्स गलत, मेंबर्स गलत, ट्रूप्स सिपाही की तरह, ग्रुप ऑफ अ कम्युनिटी ये कम्युनिटी की तरह रहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये हो गया आपका। ठीक है, अब जरा नीचे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। द हनी बी इज़ अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ इंसेक्ट। बोलता है कि हनी बी जो है ये काफ़ी अनोखा काइंड ऑफ इंसेक्ट है, यूजुअल नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ लगाना है, विच लिव सिमिलर टू, विथ, लाइक, द हनी बी अनलाइक अदर इंसेक्ट्स। जब ये अनयूजुअल है तो बाकी इंसेक्ट से अनलाइक है, तो आपका ये ए ऑप्शन हो गया यहाँ पे। तो देखो क्या लिखा है, द हनी बी इज़ अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ इंसेक्ट विच लिव। अब देखो विच लिव कहाँ लिव करते हैं ये भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे हम लोग। विच लिव टुगेदर इन व्हाट इज़ नोन एज अ बी। अगर मैं यहाँ पे होता तो बी कॉलोनी लगाता यहाँ पे। आर्मी और होम तो होगा नहीं, हाउस भी नहीं होना चाहिए। बी होम हो सकता है लेकिन मैं होम मैंने कभी नहीं देखा, तो आई विल गो फॉर कॉलोनी। तो इस तरीके से आपके ये 5 क्वेश्चंस बन गए। चलो अब देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। एंड गाइज मोस्ट ऑफ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर लेवल 2 के स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, और आप अटेम्प्ट करके अपना स्कोर भी मुझे बताते हैं व्हाट्सएप पे। आप चाहिए तो अपना स्कोर बेधड़क यूट्यूब पे भी बता सकते हैं। जितना भी आप स्कोर कर रहे हो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रेस, ऑलराइट, बट यू जस्ट नीड टू कीप डूइंग इट। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आपके स्कोर इंप्रूव होंगे, कैसे आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, कहाँ से आपको मार्क्स लाना है। ये देखो अभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज़, बोल देखो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है तो यहाँ पे कोई चीज़ होना चाहिए। इसके बाद एंड तो तुरंत लगेगा नहीं, तो पी तो ऐसे ही गलत हो गया। इसके बाद कुछ लगाओगे उसके बाद तो एंड लगाओगे, जैसे राम इज़ और मान लो लगा दिया मैंने क्लेवर एंड ब्यूटीफुल या जो भी, तो यहाँ पे कुछ लगना चाहिए। तो इज़ कंटिन्यूअस चेंज, तो ये तो चलो एक बार के लिए आप मान सकते हो। इज़ द हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे फिर एक चीज़ हो गया। इज़ फ्रॉम बार्बरिज्म, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो द हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम बार्बरिज्म टू रिफाइनमेंट, ये इन दोनों में आपको, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूअस चेंज एंड स्टेडी प्रोग्रेस। आपको कैसा लग रहा है ये सेंटेंस? अब देखो मैंने ये तो समझ लिया पहले ही कि क्यू के बाद पी होगा, क्यू के बाद क्या होगा, पी होगा। क्यों? कंटिन्यूअस चेंज के बाद स्टेडी प्रोग्रेस भी है, तो कंटिन्यूअस चेंज और स्टेडी प्रोग्रेस, तो ये दोनों एक साथ होगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं आंसर, अगर आपको इतना भी पता हो गया कि क्यू के बाद पी आएगा। आप ऑप्शन देखो, ए आप काट दोगे, बी आप एक नज़र डालोगे, सी को काट दोगे और डी को काट दोगे, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। और बी में देखो क्या लिखा है इसने, आर क्यू पी एस, तो आर से शुरू होगा द हिस्ट्री ऑफ, जो हमने सोचा था। काफ़ी आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए, और ट्रिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन द फर्स्ट ट्रिक इज़ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। द नॉकिंग, अब देखो खटखटाना, जो खटखटाहट हो रही थी, द नॉकिंग, द नॉकिंग वर स्टिल इन द हाउस फॉर सम टाइम ऑल्दो द echoes ऑफ इट सीज्ड। अब सीज्ड का मतलब आपको पता है स्टॉप्ड, तो नॉकिंग फॉर सम टाइम, तो द नॉकिंग के बाद कोई वर्ब होना चाहिए ना भाई, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम या द नॉकिंग कुछ भी फॉर सम टाइम, तो द नॉकिंग फॉर सम टाइम तो नहीं लिखेंगे। द नॉकिंग वर स्टिल इन द हाउस, खटखटाहट अभी भी घर में है। देखो यहाँ इकोज़ की बात हो रही है, तो इको अभी भी घर में हो सकता है। इको कहाँ हो सकता है? घर में हो सकता है। तो द ऑल्दो द echoes ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस, इतना फिर मुझे समझ में आ गया। इको कहाँ होगा? घर में होगा, तो इतना तो समझ में आ गया। मैं इस सेंटेंस को कैसे देखूंगा? द नॉकिंग सीज्ड ऑल्दो द echoes ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस फॉर सम टाइम। लेकिन अगर आपको इतना भी समझ में आ गया कि ऑल्दो द echoes ऑफ इट के बाद वर स्टिल इन द हाउस होगा, तो आर के बाद देखो क्या हो रहा है, पी हो रहा है। तो आर के बाद पी देखो आप यहाँ आपके सेंटेंस नंबर 1 में हो रहा है, सेंटेंस नंबर 2 में हो रहा है, और सी और डी में तो हट ही जा रहा है। तो एस से सेंटेंस शुरू होगा, तो देखो आपको ये भी पता चल गया, यहाँ से ऑप्शन देख के आपको ये भी पता चल गया कि किस चीज़ से सेंटेंस शुरू होगा। तो एस से सेंटेंस शुरू होगा, तो कैसे बताओगे आप? द नॉकिंग सीज्ड ऑल्दो द echoes ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस फॉर सम टाइम। आप
ऑप्शन ही आपको आंसर बता देगा। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, लेकिन आपको लगना चाहिए कि हाँ ये सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, मैंने पढ़े हैं, ऐसा होना चाहिए। ये देखो ये काफ़ी इजी है। ये आपको इजी क्यों हो गया? क्योंकि एक न्यूटन डिस्कवर्ड दैट, न्यूटन की डिस्कवरी पे है, और न्यूटन की डिस्कवरी बच्चा बच्चा जानता है कि क्या हुआ है, तो ये बच्चा बच्चा बना सकता है। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट the apple falls due to the gravitational force of the earth, the apple falls on the ground due to the gravitational pull of the earth। इसमें कुछ भी नहीं है, आर से सेंटेंस शुरू होगा। तो देखो आप एनडीए कैसे ये मार्क्स मुफ्त में दे रहा है। आर से सेंटेंस शुरू होगा, आपको पहले ही पता चल गया, और यहाँ पे बी ऑप्शन है। तो आपको ये सारे अगर क्वेश्चंस अगर आपसे गलत होने लगे तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, अदरवाइज द स्कोरिंग इज़ वेरी इजी। अब मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके की चीज़ है, ज़रा देखो आप। ये भी उसी तरीके की चीज़ है, लेकिन देखो क्या लिखा है। बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड मेक्स अ फाइन फॉरेस्ट फॉर द इमेजिनेशन दैन डिस्टेंट एल्प्स आर मोर इंस्पायरिंग एंड थिंक फर्म अपॉन अ हेल्थ। अब एल्प्स और फर्न, ये बच्चों जिनको मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया उनको तो पता होना चाहिए। तो ये मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लगा, और इसको सेंटेंस को छोड़ूंगा मैं, क्योंकि एक सेंटेंस छोड़ना भी तो है मुझे। तो इस सेंटेंस को मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा कि ये क्या सही लिखा है या क्या गलत लिखा है। मैं इस सेंटेंस को सीधा छोड़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 में जाऊंगा, और देखो क्या लिखा है। डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस। तो डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस कुछ तो होगा ना, इसके बाद क्या इज़ या आर कुछ इस तरीके की चीज़ लगेगा ना, हैज़। तो डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेज एज द हीट इज डिस्पर्स्ड कभी नहीं होगा, पी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेज एन अनहेल्दी स्मोक अक्यूमुलेट्स इन अनवेंटिलेटेड। देखो कह रहा है कि अनहेल्दी स्मोक जो है जमा होता है कहाँ, एक्यूमुलेट होता है अनवेंटिलेटेड हाउसेज में। तो डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेज आर वेस्टफुल, देखो आ गया है आपका, तो आर से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। अभी इसके ऊपर आप नहीं भी बनाओगे तो एक बार आंसर देखो, आप अपना ऑप्शन देखो, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी बनानी है ये सारी चीज़ें। तो आर से सेंटेंस नहीं शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा। अगर मुझे लगा कि मेरा गलत है तो क्या लिखूँगा, डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस। आप ये भी देख सकते हो कि सेंटेंस किस चीज़ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत है। पी और एस से सेंटेंस शुरू होगा, देखो आपके ऑप्शन में बता दिया। तो पी को हमने काट दिया और एस से शुरू कर देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेज लिट इन चूल्हाज आर वेस्टफुल एज द हीट इज डिस्पर्स्ड, यहाँ एन के जगह पे एंड है, एंड अनहेल्दी स्मोक अक्यूमुलेट्स इन अनवेंटिलेटेड हाउसेज। सो इतना ईजी है ये, इसको कोई कैसे गलत कर सकता है, आप देख रहे हो। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है अभी तक। तो आप देखो कि अभी तक हम 10 क्वेश्चन बना चुके हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है। अब आगे आपकी ईडियम्स और फ्रेजेस, लेवल 1 के स्टूडेंट्स इसको देखें ज़रा ध्यान से कि कैसे ईडियम्स और फ्रेजेस डायरेक्ट आपको मार्क्स देता है। इसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है, और आप जो बहुत सारे रूल्स पढ़ते हो उसका कुछ भी रोल नहीं है। आप ये देखो, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, और मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है कि जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब लिटरल मीनिंग, क्या लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ, जैसे 9 2 11 होने का मतलब ये नहीं होता है कि 9 + 2 = कोई 11 जोड़ रहा है, भाग जाना होता है। तो अगर आपको कहीं भी लिखा रहेगा 9 2 11 ईडियम में, और उसका नीचे अर्थ दिया रहेगा, मीनिंग दिया रहेगा, 9 + 2 को जोड़कर 11 करना, तो वो तो सबसे पहले ही गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रबल्ड वाटर्स क्या होता है। और वैसे जगह जहाँ पे पानी में तूफान आ सकता है या लहर बहुत तेज़ है, इस तरीके के वाटर को हम लोग ट्रबल्ड वाटर्स बोलते हैं। और ज़िंदगी में दिक्कत वाली चीज़, परेशानी वाली चीज़ को हम लोग ट्रबल्ड वाटर्स बोलते हैं। तो अगर आप ट्रबल्ड वाटर्स में भी मछली पकड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पैसे उधार ले रहे हो। आप तो देखो यहाँ पे कुछ बढ़िया काम कर रहे हो, ट्रबल्ड वाटर्स में भी मछली पकड़ रहे हो, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है। टू बोरो मनी, टू स्टील बिलोंगिंग्स ऑफ, किसी का सामान चुराना। टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, बुरे हालात में फ़ायदा पाना। टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड, किसी को हाथ बढ़ाना। तो कॉमन सेंस बोलता है कि ये सी होना चाहिए, अगर हमको 11 नंबर का मतलब पता है, ठीक है ना। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आया कि कैसे मैंने सी किया है, तो गो अहेड एंड पोस्ट कि सर क्वेश्चन नंबर 11 नहीं समझ में आया। टू बी इन ए फिक्स, कई बार हम लोग इसको पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। टू बी इन ए फिक्स मतलब कि किसी कन्फ्यूज़न में हो जाना। तो क्या लिखा है, किसी परिस्थिति में फंस जाना। टू रिसीव ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, टू सपोर्ट वन सेल्फ, टू फिक्स प्रॉब्लम्स। टू फिक्स प्रॉब्लम्स तो सबसे पहले ही हम लोग गलत कर देंगे।
टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और हम जिसको भी आंसर पता रहेगा वो जाएगा सीधा डी के पास। तो देखें ये सब पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड, एक नंबर देकर जाएगा आपका। अब देखो वॉक अ टाइट रोप, एक टाइट रोप पर चलना, ठीक है ना। तो देखो टू बी फोर्स टू लीव योर जॉब, आपको जॉब छोड़ देने पे मजबूर हो जाना, तो ये तो हमने नहीं पता। टू बी रेडी टू फॉल, गिरने के लिए तैयार रहना, सबसे पहले तो इसको काट देंगे। और क्या लिखा है, टू एक्ट वेरी केयरफुली, ये हमें नहीं पता। टू इनवाइट डेंजर, डेंजर को इनवाइट करना, ये तो सबसे पहले हम काट देंगे। तो जॉब से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, यही है टू एक्ट वेरी केयरफुली। जब आप टाइट वॉक करेंगे, जब टाइट रस्सी चलेंगे तो कैसे रहेंगे, बहुत केयरफुल काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है ना गाइस। सेंस लगाना ही सारी चीज़ें हैं, दुनिया के सारे ईडियम्स आप याद नहीं कर पाएंगे और दुनिया के सारे मुहावरे क्या आपको याद हैं हिंदी में, लेकिन आपको सेंस लग जाता है। द गिफ्ट ऑफ द गैब, ये तो एक 5 स्टार ईडियम है, कई बार पूछा जा चुका है एसएससी और दूसरे एग्जाम्स में, और इसका मतलब सबको पता होना चाहिए, एबिलिटी टू स्पीक ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब जो बेधड़क अच्छे से और कॉन्फिडेंटली अच्छे से जो बात कर सके, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अ रेड लेटर डे, ये भी एक 5 स्टार ईडियम है, कई बार पूछा जा चुका है और सबको पता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, ठीक है। ये तो आप कर लिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डे। लेवल 1 के बच्चों ध्यान दो, ये देखो ये लिखा है अ ट्रिवियल डे। तो जिस दिन आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे जाकर जब सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिवियल का मतलब उस दिन पता कर लेना है, अगर ऐसा कोई चीज़ शुरू हुआ है तो। और देखो अ मॉर्निंग डे, ये आपको मतलब पता हो जाएगा, ब्लड शेड, वायलेंस, ये सब आपका देखा हुआ है। अगर कोई अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डे, ये इसका आंसर है। ऑलराइट, तो ये जो 5 क्वेश्चन थे इसमें से चलो आप एक छोड़ भी दो, तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन किया है और उसमें से 2 छोड़ा है, मीन्स वी आर ऑन 13। और अभी हमें क्या करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इस ब्लैंक में भरना है। चलो देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस। लेवल 2 के बच्चों को तो बिल्कुल सही होना चाहिए, और लेवल 1 के बच्चे ये देखिए कि आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो धीरे धीरे कैसे आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, आपको कहाँ तक जाना है। द सोल्जर्स वेटिंग टू गो इन टू बैटल फॉर द फर्स्ट टाइम वर फुल ऑफ, वो सिपाही जो युद्ध में पहली बार जाने के लिए इंतजार कर रहे थे वो किसी चीज़ से भरे हुए थे, किस चीज़ से। कंसिडरेशन, देखो एप्रीहेंशन का मतलब किसको किसको याद है, जिनको भी एप्रीहेंशन का मतलब याद है गो अहेड एंड राइट ए यस। एप्रीहेंशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी अनहोनी या इस चीज़ की आशंका से आपका दिमाग थोड़ा नेगेटिव फीलिंग से भरा रहे तो आप उसको बोलते हैं एप्रीहेंशन, और सही वर्ड एप्रीहेंशन है। लेकिन आप देखो जो सही चीज़ जो आपके अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी बना पाए तो आप ये देखो, कंसिडरेशन आप जानते हो, एंटिसिपेशन आप जानते हो, और एंटिसिपेट करना का मतलब होता है किसी चीज़ का पहले ही से अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है ना। तो मैं फ्रीवोलिटी का मतलब मैं अगर कंफ्यूज भी रहूँगा तो एप्रीहेंशन मुझे पता है, और सीधा सेंटेंस का सेंस बन रहा है कि सोल्जर्स एप्रीहेंशन से भरे होंगे, पहली बार युद्ध में जा रहे हैं। आई वुड नॉट कमिट माई सेल्फ दैट कोर्स ऑफ एक्शन, दैट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब उस एक्शन के रास्ते पर, तो मैं उस एक्शन को कमिट नहीं करूँगा। तो कमिट के बाद क्या लगता है, ऑफ, टू, बाई, विद, तो कमिट के बाद हमेशा टू लगता है। आप किसी भी चीज़ टू कमिट करते हो, आई कमिट माई सेल्फ टू, ठीक है ना। तो ये तो एक पढ़ के जानने वाली चीज़ है, और आप रट भी सकते हैं, लेकिन ऐसी कितनी चीज़ों को रटेंगे कि कमिट के बाद क्या लगता है, तो ऐसे कितने ही वर्ड्स हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। ही हैड spoken for 2 minutes when there was a commotion in the crowd. Level 2, look at this word which you know the meaning of. He had spoken for 2 minutes, उसने बोला था 2 मिनट के लिए जब एक हंगामा शुरू हो गया क्राउड में। हम लोग ऐसा कैसे बोलते हैं, he had even spoken मतलब वह बोल भी चुका था। ये तो ऐसा, he had hardly spoken मतलब उसने मुश्किल से बोला था 2 मिनट के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही सही लग रहा है। he had often spoken मतलब वह अक्सर बोला था, और he had little spoken ये तो होगा नहीं, तो hardly देखो बिल्कुल कितना easy है ये। और यहाँ पे barely भी हो सकता था hardly के जगह पे, he had barely spoken for 2 minutes. If you are tired of swimming, अगर आप स्विमिंग करने से थक गए हैं, just for a while, थोड़ी देर के लिए आप कुछ कीजिए। क्या कीजिए, स्ट्रगल कीजिए? नहीं भाई, स्ट्रगल क्यों करेंगे, हम तो थक चुके हैं। स्ट्रोक कीजिए, तो जब हम स्विमिंग कर रहे थे तभी तो स्ट्रोक लगा रहे थे अपने हाथों से। फ्लोट कीजिए, बस तैरते रहिए इसी तरीके से।
मतलब अपने आप को छोड़ दीजिए पानी पे बस, जिसको हम लोग अपने बिहार में बोलते हैं छहलाते रहिए। तो ये कितना, ये सही सबसे सटीक ऑप्शन है। स्ट्रीक का मतलब आपको पता ही है, विनिंग स्ट्रीक, लड़ी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइज, आप देख रहे हो ये, इनमें आपको बिल्कुल एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 35 इज़ अ गुड स्कोर, इससे भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। दे अपोलोजाइज्ड मी, दे अपोलोजाइज्ड टू मी, एट मी, फॉर मी, विथ मी। हमेशा आप देखोगे अपोलोजाइज टू, आई अपोलोजाइज टू, आई अपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल। तो ये तो काफ़ी ईजी है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आपने पता नहीं कुछ लोगों में ग्रामर के रूल में भी ये पढ़ा होगा। इफ़ आई वर, देखो आई के साथ वर लगा हुआ, आई वर का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज़ का मंसूबा बनाते हैं, हम लोग किसी चीज़ का ख्वाब देखते हैं। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता तो मैं क्या करता, ट्रैवल का बात है, मैं बहुत ट्रैवल करता, तो मैं बहुत ट्रैवल करता। आई विल ट्रैवल, मैं ट्रैवल करूँगा, इसको काट देंगे। आई कैन ट्रैवल, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, इसको काट देंगे। आई ट्रैवल्ड, मैं ट्रैवल करता था, इसको भी काट देंगे। मैं ट्रैवल करता, आई वुड ट्रैवल। तो दिस इज़ द लाइट। वुड का एक ये भी यूज़ है कि जब आप कोई चीज़ करता तो उसके लिए द फुटबॉल मैच हैज़ टू बी बिकॉज ऑफ द वेदर। फुटबॉल मैच को कोई चीज़ कर दिया गया है, हैज़ टू बी बिकॉज ऑफ द वेदर, वेदर की वजह से। क्या फुटबॉल मैच हैज़ टू बी कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ द वेदर, कंटिन्यू किया जाएगा वेदर की वजह से? नहीं, हैज़ टू बी कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यू किया जाना है। पुट ऑफ, पुट ऑफ किसी चीज़, किसी को जब हम गुस्सा वस्सा दिला देते हैं। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं कहेंगे जब किसी की उम्मीदों को हम बुझा देते हैं, किसी के अरमानों को हम बुझा देते हैं। क्या कॉल्ड ऑफ, आपको तो ये मैंने कितनी बार बताया कि जब किसी भी चीज़ को हम कॉल ऑफ करते हैं तो उसको स्थगित कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी नहीं गलत होना चाहिए। लेवल 1 के बच्चे, अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट हो और यहाँ तक आपने देखा है तो यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और आप ये देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप यहाँ पे। द ब्रिटिश ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ब्रिटिश का कुछ चीज़ कोलैप्स कर गया। अभी आप देखो लेवल 2 के स्टूडेंट्स, हेजेमनी पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया और आ गया ना आपका ये 2018 के एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ये हेजेमनी देखकर कैसा लगा? गो अहेड एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। व्हेन यू सॉ हेजेमनी इन दिस क्वेश्चन पेपर, हाउ डिड यू फील? डिड यू फील गुड? डिड यू फील कॉन्फिडेंट? डिड यू फील कि ऐसा काम करते रहना चाहिए आपको? क्वेश्चन नंबर 24। She, her energy and started shouting only when she heard the noise of bulldozers and cranes. उसने अपने एनर्जी को कुछ करके रखा था, देखो यहाँ पे, और उसने चिल्लाना तभी शुरू किया जब उसने बुलडोजर्स और क्रेन्स के आवाज़ को सुना। तो उसने क्या किया? अपने एनर्जी को चेक किया, उसने अपने एनर्जी को कंजर्व कर लिया, बचा कर रखा था, उसने अपने एनर्जी को मेंटेन करके रखा था, और उसने अपने एनर्जी को कंट्रोल करके रखा था। तो एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? कंजर्व। और आपको मैंने पेपर में दिखाया है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कितना चीज़ होता है, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तो कंजर्व होना चाहिए था बिल्कुल। कुछ लोग मेंटेन्ड और कंट्रोल भी सोच सकते हैं, लेकिन एनर्जी को मेंटेन नहीं किया जाता है, एनर्जी को कंजर्व करके रखा, उसने अपने ऊर्जा को बचा कर रखा, संचय करके रखा। अभी देखो, वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीजन्स फॉर द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री। बोलता है कि हम ये रीजन्स अंडरस्टैंड करने में फेल कर जाते हैं कि आपने बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए कॉलेज को क्या कर दिया, कॉलेज को क्यों छोड़ दिया, यही है ना। लिविंग रीजन्स फॉर अटेंडिंग द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री, मतलब आप कॉलेज अटेंड कर रहे थे बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए। लिविंग द कॉलेज, आपने कॉलेज छोड़ दिया। इजी क्वेश्चन है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। आप सरप्राइज किसी आदमी पे कब होंगे? जब वो कॉलेज छोड़ देगा बिना डिग्री के। अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन हम लोग करते नहीं हैं, हालांकि यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डू दिस। ओके, सो आई विल नॉट डील विद द कॉम्प्रिहेंशन, बट लेट अस गो अहेड एंड अब यहाँ देखो फिर से क्या आ गया कि अब यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स को सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 में एक काफ़ी फेमस फ्रेज़ है, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। डिजर्व्स द फेयर और डिजर्व्स द, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट, या कुछ इस तरीके की चीज़ है। तो ब्रेव का हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो आप देखो, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, परमिट मी टू प्रेजेंट यू विद अ बुक। मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको एक बुक प्रेजेंट करूं। इसको कैसे लिखा गया ये देख लो पहले, प्रेजेंट यू विद अ बुक।
तो परमिट का तो सिनोनिम ही है अलाउ, एनक्लोज, प्रोहिबिट, परसुएड, परसुएड का भी मतलब मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन ऑप्शन क्या होगा, प्रोहिबिट। परमिट का उल्टा क्या, प्रोहिबिट, निषेध लगाना। अब गाइज ये क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल भी नहीं गलत होने चाहिए। अब देखो क्या लिखा है, इट इज़ ईजी टू बी एन ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कैसा आदमी होता है, जो रूढ़िवादी होता है, जो पुरानी परंपराओं में विश्वास करते रहता है। तो क्या लिखा है, आइडोलेट्रस। आइडोलेट्रस का मतलब उतना अच्छा पता नहीं है। इसका उल्टा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो नहीं होगा, इसका उल्टा कैसा चीज़ हो सकता है, लिबरल। हालांकि लिबरल ऑप्शन में नहीं है, लेकिन लिबरल इसका सेंस बनना चाहिए। मलाइनेंट, जो दूसरे को मलाइन करे, गलत, जो खराब हो, जिसमें दुर्भावना। इंटेलिजेंट, ये भी गलत। हेट्रोडॉक्स, अब मुझे पता नहीं हेट्रोडॉक्स क्या होता है, बट इन द एग्जामिनेशन अगर मैं रहता तो हेट्रोडॉक्स के साथ चला जाता। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक करने का मुझे आज़ादी है। अगर आप अभी तक सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो और सही छोड़ रहे हो जो मैंने आपको दिखाया है, तो आप ये क्वेश्चन हेट्रोडॉक्स गेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39, ही इज़ बायस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटीज़। बायस्ड, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित, तो प्रिजुडाइज तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा। ओपन मतलब खुले विचारों वाला होता है। लाइक्ड, इम्पार्शियल, देखो इसका एंटोनिम ढूंढना है, जो पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल है, किसी भी भावना से ग्रसित नहीं है। टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, ज़्यादा जोगी जहाँ हो जाएंगे वो मठ उजड़ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे है, टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब आप सूप समझ लो, तो ज़्यादा जब कुक्स हो जाते हैं तो सूप को क्या करते हैं, स्पॉयल कर देते हैं। अब इसका स्पॉयल का अपोजिट हमको देना है। टार्निश, टार्निश का मतलब किसी के इमेज को ख़राब करना या स्पॉयल करना ही है। रेक, ये भी देखो तोड़ फोड़, स्पॉयल करना ही। अपसेट, अपसेट भी नेगेटिव वर्ड है। एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सजाना, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। सो दिस विल बी आवर वर्ड। अगर आप ये एम्बेलिश का मतलब नहीं जानते थे, देखो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप एम्बेलिश का मतलब नहीं जानते, लेकिन ए बी और डी तीनों का मतलब आपको पता है कि तोड़ फोड़ और ख़राब करने से रिलेटेड है। तो एम्बेलिश विल बी योर ऑप्शन। सो दीज आर द ट्रिक्स विच यू कैन लर्न, बट ये ट्रिक्स तभी काम आएंगे जब आपके पास 80% वर्ड्स पे कमांड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब इसका सिनोनिम्स की तरह हम लोग को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 41, हिज बिहेवियर वॉज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव, जानबूझकर उकसाने वाला था। प्रोवोकेटिव, तो एक्साइटिंग डिज़ायर, उकसाने में डिज़ायर को एक्साइट नहीं किया जाता, ये तो एकदम कॉमन सेंस है। पिटिएबल, तरस खाने वाला, कोई लेवल 2 के बच्चों को ये वर्ड पता होना चाहिए। क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन, और यहाँ है इन्फ्यूरिएटिंग, किनको किनको इन्फ्यूरिएटिंग का मतलब पता था, मतलब एंग्री कर देने वाला। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर वर्ड। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 42 में वही इंस्ट्रक्शन है। लेट मी स्क्रॉल। या माई फ्रेंड इज एज स्टबर्न एज ए मूल, इतना जिद्दी है जितना कि एक खच्चड़। एज का इस्तेमाल देख लो, तो क्या होगा, सीधा सीधा सी होगा। ऑल द लेवल 2 स्टूडेंट्स नो इट, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि अब आपके क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं जब आपने कुछ प्रैक्टिस किया है, आपने मेहनत किया है तो। और अगर आपको लगता है कि आपने जो पिछले 1 साल या थोड़े टाइम से अधिक से जो लेबर किया है और उसका वर्क, उसका रिजल्ट आ रहा है, go ahead and give a thumbs up in the comment box. The boy is very timid. All the level 2 students focus on this word timid. मैंने आपको बताया था, जिसको जो थोड़ा डरपोक, थोड़ा झेपने वाला टाइप का आदमी, उसको हम लोग बोलते हैं टिमिड। और टिमिड का क्या बोलना है, हमें एंटोनिम, सिनोनिम ढूंढना है। तो या नियरेस्ट इन मीनिंग, तो करेजियस तो इसका एंटोनिम ही हो जाएगा। शर्मीला है, क्लेवर हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, टिमिड का ये क्लेवर। डल और शाई होगा, तो मैं इसको शाई करूँगा। टिमिड आदमी डल हो ये ज़रूरी नहीं हो सकता, तेज भी हो, लेकिन टिमिड होगा। आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शंस रिफ्लेक्टेड इन माई वर्क, देखो कन्विक्शन फिर से आ गया, और मैंने आपको बताया इसका मतलब आपका विश्वास, कन्विक्शन। तो इनका सम डीपेस्ट कन्विक्शंस इनके वर्क में रिफ्लेक्ट होता है, मतलब ये जो काम करते हैं, मान लो कोई आर्ट का काम किया, एक कोई चीज़ लिखा है इन्होंने, तो इनके जो विश्वास हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं, उसमें नज़र आते हैं। तो कन्विक्शंस को क्या करेंगे यहाँ, फर्म बिलीव्स, प्रिजुडाइसेस, बायसेस, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। तो कन्विक्शन का मतलब ही होता है फर्म बिलीव्स। तो आई विल गो विद ऑप्शन बी। ऑल्दो प्रेजुडाइसेस और बायसेस तो होगा नहीं, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस से convictions from firm belief. The industrial revolution saw a massive rise in the population of Europe. देखो कैसा simple word आया, massive, enormous, erroneous, hazardous, perilous. Everyone will go with enormous, I know that.
So guys, these are the questions which you have to definitely solve and you have to get 100% out of these questions. और आपको इसको सॉल्व करना है, 100% यहाँ से मार्क्स उठाने हैं और बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल 5 सेकंड में एक नंबर। और क्वेश्चन नंबर 46 देखो आप, ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन शुरू हो गए। देखो आप यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो अप इनफ टू स्टिक टू ट्रूथ और नॉन वायलेंस। हम लोग हमेशा अक्सर सुनते हैं लोगों को यह कहते हुए, फिर यहाँ पे आपको ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या है मिस्टेक। सो आप इसका हिंदी समझो। सबसे पहले हिंदी समझने का मतलब इसका मीनिंग समझो। हम लोग हमेशा अक्सर यह सुनते हैं लोगों से कहते हुए कि अधिकतर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इवॉल्व ही नहीं हुए हैं, हैव नॉट इवॉल्व्ड ही नहीं हुए हैं, या फिर इतना बड़े नहीं हुए हैं। तो इवॉल्व ही नहीं हुए हैं के लिए इवॉल्व लगाया, तो बड़े ही नहीं हुए हैं के लिए ग्रोन अप लगना चाहिए था कि नहीं। We often hear people say that most human beings have not evolved or grown up enough to stick to truth, जो वो सच्चाई और अहिंसा के साथ स्टिक कर सके। Slow and steady wins the race, as the wise would say. Slow and steady wins the race, मैंने कई बार आपको क्लास में भी ये आपके ऊपर ही बोला है। So अ वेरी सिंपल एरर, ये तो बिल्कुल ही नहीं गलत होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 46 छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 47 तो बिल्कुल भी नहीं छूटना था। द व्यू हैज़ बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन्स हु हैज़ रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। दिस व्यू हैज़ बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन्स, वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन्स हु हैज़ रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। देखो समझ लो, एक ट्रिक इसमें छुपाया है। यह व्यू वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन्स, मतलब एबलेस्ट पर्सन्स जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिखा है उनमें से एक के द्वारा यह व्यू लिया गया है। तो एबलेस्ट पर्सन्स जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर लिखा है, तो एबलेस्ट पर्सन्स हु हैव रिटन। देखा आपने कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्यार से छुपा दिया गया यहाँ पे। और इस परत को जिसने खोल कर ये मिस्टेक देख लिया, एग्जाम उसके हाथ में है। One of the members expressed doubt if the minister was an atheist. One of the members expressed doubt whether the minister was an, if the minister was an, मुझे नहीं लगता है। अब मैं इस क्वेश्चन में नो एरर के साथ भी जा सकता हूँ और इसके साथ भी जा सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैं क्वेश्चन ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपका टीचर ये बोल रहा है, बट एग्ज़ाम में मुझे इतनी गलती अलाउड है। देखो अभी तक मैंने कितने सही क्वेश्चंस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे कैसे छुपा हुआ है। सो गाइज, अब आप क्या कहते हो? 10 क्वेश्चन मैंने कॉम्प्रहेंशन के निकाल दिए और 5 क्वेश्चन और गलत करने का मौका दिया तो 35 आता है, और इसमें से 5 और गलत करने का मौका दिया तो आपका 30 आता है। अगर आप 30 के स्कोर के पास नहीं है, अगर आप 20 के स्कोर के पास हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने तो क्वेश्चन पोस्ट भी किया है कमेंट बॉक्स में कि 12 मार्क्स मेरे आए हैं, 12 या कुछ इस तरीके से। मैंने बोला ओके। सो आप भी अपना मार्क्स बता सकते हैं। अगर यूट्यूब पे नहीं बताना है कोई बात नहीं, बट प्लीज़ send your marks on this on WhatsApp. Okay, so that will be all in this session. Keep posting your comments, keep liking the video, and if you feel like, keep sharing also.